हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा बीकॉम ऑनर्स या फिर जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, बीए प्रोग्राम, जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल प्रोवाइड करवाती है अपने स्टूडेंट्स को, उनमें उनका एक सब्जेक्ट हैगा सेमेस्टर 1 के अंदर एईसी कोर्स के एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के अंडर, जिसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट के जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो यूनिट नंबर 1 आ रही है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, उस यूनिट को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अभी तक डीयू सोल यूनिवर्सिटी ने इस सब्जेक्ट का कोई भी स्टडी मटेरियल किसी भी कोर्स के लिए प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो हम कहाँ से स्टडी करने वाले हैं। तो डीयू सोल यूनिवर्सिटी ने इस ईयर का न्यू वाला अभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाया है, बट पिछले जो सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है वो अभी हमारे पास एप्लीकेबल है। बट डीयू यूनिवर्सिटी ने इस न्यू वाले सेमेस्टर के लिए, जो सेमेस्टर 1 होने वाला है मार्च 23 में, उसकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उनका सिलेबस हमें प्रोवाइड करवा दिया है कि क्या क्या कंटेंट हमारा एग्जामिनेशन में आना है। तो इस सभी कंटेंट को हम अपने पिछले वाले सेमेस्टर के स्टडी मटेरियल में से कवर कर लेंगे, जिससे हमें एग्जामिनेशन के टाइम पर दिक्कत ना हो, अगर तब आगे चलकर डीयू सोल यूनिवर्सिटी अब प्रोवाइड करवाती है हमें स्टडी मटेरियल, क्योंकि हमारे 28 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें उस स्टडी मटेरियल में से क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है: मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ये सारा कंटेंट हमें सिर्फ यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। तो देखिए, हम सिर्फ इसी कंटेंट को उस स्टडी मटेरियल में से पढ़ेंगे, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा ये एग्जामिनेशन में सिर्फ इतने ही कंटेंट आना है, तो इतनी ही चीजें हम उसमें से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और पढ़ते हैं उस कंटेंट को, ठीक है। तो देखिए, हमारे लेसन नंबर 1 आ चुका है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहले हम एक बार इसके इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल स्टडीज होता क्या है। तो द टर्म एनवायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन विच लिटरली मीन्स सराउंडिंग। जो एनवायरमेंट वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है? फ्रेंच का एक वर्ड है एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, उससे हमने इस वर्ड को ड्राइव किया है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस, सभी चीजें और जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं उसे हम कहते हैं एनवायरमेंट। दैट इज ऑल लिविंग विंग और बायोटिक कंपोनेंट। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सभी लिविंग थिंग्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग थिंग और अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये सभी चीजें जो नेचर में प्रेजेंट होती हैं, यही सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? एनवायरमेंट। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन एनवायरमेंट एज, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसने एनवायरमेंट को कैसे डिफाइन कर रखा है? एनवायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। एनवायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? वाटर, एयर एंड लैंड, ये तीनों चीजें इंक्लूड की जाती हैं। और एंड द इंटर रिलेशनशिप, इन सभी के बीच में अंदरूनी जो रिलेशनशिप पाई जाती है, एग्जिस्ट अमंग किन किन के बीच में? वाटर के, एयर के, लैंड के और ह्यूमन बींग के। ये सभी चीजें मिलकर क्या बनाती है? एनवायरमेंट बनाती है। Interaction between the biotic and abiotic component lead to functional ecosystem and sustainable life on the planet Earth। जो बायोटिक कंपोनेंट है और अबायोटिक कंपोनेंट है, ये सभी चीजें मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं, और इनके बीच में जो फंक्शनल फंक्शंस होते हैं उनसे क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है, और सस्टेनेबल लाइफ, अर्थ पर लाइफ सस्टेन हो जाती है, मतलब लाइफ पाई जाती है अर्थ पे इन्हीं चीजों की वजह से। किनकी? बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो फंक्शन होते हैं उनसे बनता है। We get all the basic goods and services from the environment। हम environment से सभी जरूरत के गुड्स या सर्विसेज जो हमें जरूरत होती है वो हम लेते हैं, जैसे कि क्लीन एयर, वाटर, फूड, फॉडर, मेडिसिन, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, टूरिज्म एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमें कौन देता है? एनवायरमेंट। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट द anthropogenic activity and unsustainable consumption of natural resources by the human race have significantly damaged the environment and mother earth, and the degradation is still going on a fast pace। मतलब जो लोगों ने
अपने फायदे के लिए कुछ अनसस्टेनेबल कंजप्शन करना शुरू कर दिया है। मतलब जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत नहीं है ना, उन्हें भी वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम होते जा रहे हैं। और ये सभी डिग्रेडेशन जो इनको खर्च करने की प्रक्रिया चल रही है वो बहुत ही एक फास्ट पेज में चल रही है। देयरफॉर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम गेटिंग डिगार्डेड एंड पॉल्यूटेड। क्या होने से, खराब होने से और पॉल्यूटेड होने से। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इंडिस्पेंसेबल टू क्रिएट एनवायरमेंटल अवेयरनेस विच अल्टीमेटली विल लीड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंटल जो सब्जेक्ट है हमारा, वो हमारे सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है, जिससे हमारे अंदर एनवायरमेंट के अवेयरनेस बढ़ सके, जिससे हम एनवायरमेंटल का कंजर्वेशन कर सकें, मतलब एनवायरमेंट को बचा सकें। तो ये हमारा हैगा इंट्रोडक्शन एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट का। ये आपको आगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। अब हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट के। प्लेनेट अर्थ इज ओनली प्लेनेट इन यूनिवर्स विच हैव डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है पूरे प्लेनेट यूनिवर्स में जिस पर लाइफ पाई जाती है। एज अर्लियर मेंशन, लाइफ कुड बी पॉसिबल ऑन द प्लेनेट ओनली बिकॉज ऑफ हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। हमने पहले अभी ऊपर पढ़ा है कि अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है, सिर्फ जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इन्हीं की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। इन सच अ मैनर वेयर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल फ्लोज अ वेल डिफाइंड पाथ। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है एनर्जी का, बायोजियोकेमिकल का साइकिल जो होती है, इन सभी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। द प्लेनेट अर्थ इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट स्फीयर विच रिप्रेजेंट। अब हमने अर्थ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कुछ हिस्सों में बांट दिया है अर्थ को, जिसमें से सॉलिड हिस्सा है जो कि रॉक्स वगैरह और सॉइल से मिलकर बना है, कुछ लिक्विड हिस्सा है जो कि वाटर से मिलकर बना है, कुछ गैसेस हिस्सा है जिसमें कई सारी टाइप की एयर पाई जाती हैं। ये हमारे 3 पार्ट्स होंगे अर्थ के स्फीयर को, जिनमें हमने डिवाइड कर दिया है। द ओवरलैपिंग जोन ऑफ 3 स्फीयर वेयर लाइफ इज अवेलेबल इज कॉल्ड बायोस्फीयर। वो जगह इन तीनों स्फीयर में जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाती है, मतलब ये तीनों मिलके ऐसी जगह एक बनाते हैं जहां पर लाइफ पाई जाती है, उस हिस्से को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्फीयर इज गिवन बिलो। और इन सभी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें नीचे दिया गया है। नंबर 1 है हमारे पास लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रेटिफाइड इनटू आउटर क्रस्ट, मिडल मेंटल एंड इनर कोर रीजन। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, मतलब धरती है जो, उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आउटर क्रस्ट, मिडल मेंटल एंड इनर कोर रीजन। लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच रिप्रेजेंट द लैंड मास ऑफ द प्लेनेट। जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक, सॉइल, सेडिमेंट एंड मिनरल्स। ये क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं? इसमें हमें रॉक्स मिलती हैं, सॉइल मिलता है, सेडिमेंट मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। वेरियस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और लैंडफॉर्म लाइक हाई माउंटेन, प्लेट्यू, डीप वैलीज एंड सी बेड्स मेक द सरफेस ऑफ लिथोस्फीयर अनइवन। जो ये क्या क्या चीजें, माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं पर डीप वैलीज हैं, कहीं पर सी बेड है, इन सब ने लिथोस्फीयर का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहने दिया है। कहीं पर ऊंचा है लिथोस्फीयर वाला हिस्सा, कहीं पर नीचा है, ऐसे बन गया है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन लिथोस्फीयर। सबसे हाईएस्ट पॉइंट लिथोस्फीयर का कहां पर है? माउंट एवरेस्ट है। वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन, वॉल्केनिक इरप्शन, बायोजियोकेमिकल साइकिल टेक प्लेस एट लिथोस्फीयर। कहां पर? ये वेदरिंग, इरोजन, वॉल्केनिक इरप्शन, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये सारी कहां पर होती है? ये लिथोस्फीयर पर होती है। डिफरेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर फाउंड ऑन लिथोस्फीयर। और जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये सारी हमें लिथोस्फीयर पर पाई जाती है, ठीक है। लिथोस्फीयर के बाद आती है हमारी हाइड्रोस्फीयर। क्या होती है? तो हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट वाटर मास ऑन प्लैनेट प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म फेजेस। मतलब हाइड्रोस्फीयर वो हिस्सा है जो कि हमें वाटर को शो करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो। हाइड्रोस्फीयर कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर ने कितना एरिया कवर कर रखा है? 3/4 एरिया, टोटल सरफेस एरिया अर्थ का कवर कर रखा है हाइड्रोस्फीयर ने। ओशियन एंड सी रिप्रेजेंट मैराइन इकोसिस्टम विच कंटेन 97% ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट। ओशियंस हैं और सी हैं, वो मैराइन इकोसिस्टम को शो करते हैं जिसपे
97% टोटल वाटर कंटेंट, जितना भी वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, उसका 97% किस में है? ओशियंस में है और सीज में है। रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो बचा हुआ 3% हिस्सा बचा है वो किस फॉर्म में है? वो किस में है? वो फ्रेश वाटर है हमारे पास, जो कि हमारे पीने के काम आता है। किस फॉर्म में है? कुछ ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, कुछ रिवर्स की फॉर्म में है, कुछ लेक्स की फॉर्म में है और कुछ पॉन्ड्स की फॉर्म में है। Hydrosphere is an integral part of a water cycle and plays a critical role in maintaining normal climate, meteorological, physical, chemical and biological function on the planet. हाइड्रोस्फीयर एक इंटरनल पार्ट है वाटर साइकिल का, जो कि क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? क्लाइमेट, मेट्रोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शन जो कि प्लेनेट पर होने हैं जितने भी, उन सभी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओशियंस एंड सीज आर द लार्जेस्ट सिंक ऑफ कार्बन इन द एनवायरमेंट। ओशियंस और सीज है वो लार्जेस्ट सिंक करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा कार्बन वहीं पर सिंक होती है इन्वायरमेंट की जो भी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? तो द थिन शीट ऑफ गैसियस मिक्सचर विच एनवेलप द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब जब सभी गैसेस मिलकर एक थिन लेयर बना लेती हैं गैसेस के मिक्सचर की, और अर्थ प्लैनेट को एनवेलप मतलब ढक लेती हैं उससे, उस को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, डेंसिटी ऑफ एयर मास एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases rapidly with the increase in altitude. The composition of dry air is follows. अब देखिए क्या क्या चीजें होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन गैस होती है 78% की क्वांटिटी में, ऑक्सीजन गैस होती है 20.946 अप्रोक्स 21% की क्वांटिटी में, आर्गन गैस फाउंड होती है 0.934 अप्रोक्स 1% की क्वांटिटी में, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% की क्वांटिटी में। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत परसेंट रह गया वो सभी बाकी गैसेस के ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो इन सभी गैसेस से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। अब जो हमारा एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसे हम कहते हैं लैप्स रेट। द एटमॉस्फेयर हैज बीन स्ट्रेटिफाइड इनटू मेजर 4 लेयर विच टेम्परेचर डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। अब हमने एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, कि उनमें जितना जितना टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग हमने एटमॉस्फेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ हैंगे नेगेटिव लैप्स रेट, मतलब जहां पर टेम्परेचर कम होता है, कुछ हैंगे पॉजिटिव लैप्स रेट जहां पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? द एल्टीट्यूड ऑफ दिस लेयर वेराइज फ्रॉम 16 किलोमीटर एट इक्वेटर टू 8 किलोमीटर एट पोल्स। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर मास फाउंड इन दिस रीजन। ट्रोपोस्फेयर कौन सा हिस्सा होता है जहां पर अगर हम इक्वेटर पे इसका एल्टीट्यूड देखें तो वो 16 किलोमीटर पर पाया जाता है, और अगर पोल्स पर इसका एल्टीट्यूड देखें तो वो 8 किलोमीटर। इसके आसपास का जो हिस्सा होता है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर के अंडर में आता है। लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द एयर मास फाउंड इन दिस रीजन। सबसे ज्यादा एयर मास हमारा कहां पर पाया जाता है? तो इसी रीजन में सबसे ज्यादा हमारा एयर मास पाया जाता है। द अपर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। सब इसकी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे हम ट्रोपोपोज कहते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। टेम्परेचर जितना हमारा इसका एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है उतना उतना इसमें टेम्परेचर गिरता जाता है। किस रेट से गिरता है टेम्परेचर? -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर गिरता है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इतना टेम्परेचर कम हो जाता है। वेराइज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल टू -56 डिग्री टू ट्रोपोस्पोज। मतलब अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें, अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो जो ट्रोपोपोज में पहुंचकर टेम्परेचर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर आती है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर। तो टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन दिस लेयर फ्रॉम ट्रोपोपोज टू स्ट्रेटोपोज एज ओजोन लेयरिंग द अपर स्ट्रेटोस्फेयर एब्जर्व सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर राइजेज। अब और हम इसमें, ये ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो -56 से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि O3 कहलाता है। ऐसा ओजोन लेयर जो हैगी हमारी वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। लेयरिंग द अपर मोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर, ये एब्जॉर्व क्या करती है? सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है ये वाला हिस्सा, और टेम्परेचर बढ़ जाता है।
ओजोन लेयर दिस रीजन एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, यूवी बी रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, और इसी की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। However, the ozone layer is depleting at fast pace due to presence of ozone depleting substance. अब ओजोन लेयर बहुत ही तेजी से खत्म होती जा रही है, किसकी वजह से? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, मतलब जो CFCs वगैरह है ये सारी ओजोन लेयर को डिक्रीज कर रही है। Ozone holes are the places in the upper stratosphere where the concentration of ozone has depleted drastically. ओजोन होल्स होते जा रहे हैं जिन्हें हम ओजोन होल कहते हैं। वो क्या होता है? जहां पर ओजोन बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है उन जगहों को हम कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट आता है हमारा मेसोस्फेयर। ये क्या है? टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन एंड रीचेज एट -96 डिग्री सेल्सियस एट अपर बाउंड्री ऑफ द लेयर मेसोपोज। यहां पर भी टेम्परेचर हमारा देखिए, सबसे फर्स्ट वाले जो ट्रोपोस्फेयर था उसमें टेम्परेचर गिरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बट फिर जैसे हम दोबारा से मेसोस्फेयर में पहुंचते हैं वहां पर हमारा टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाता है, और कहां तक पहुंच जाता है? -96 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है अपर बाउंड्री में इस लेयर की, मतलब इस लेयर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में -96 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। इस हिस्से को हम कहते हैं मेसोपोज। डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो एंड इंपॉर्टेंट केमिकल स्पेसीज फाउंड इन दिस रीजन। यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, और जो इंपॉर्टेंट केमिकल हैं जैसे कि O2, NO विच डू नॉट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो इस रीजन में मतलब पाए जाते हैं। दिस कॉज द डिक्लाइन इन एम्बिएंट टेम्परेचर इन दिस रीजन, और इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। फोर्थ लेयर आती है हमारे पास थर्मोस्फेयर। तो ये क्या है? आयोनिक ऑक्सीजन एटम एंड अदर आयन इन द लेयर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विच इंक्रीज द टेम्परेचर इन दिस लेयर रैपिडली फ्रॉम -96 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, फर्स्ट लेयर में हमारा टेम्परेचर कम हुआ था, दूसरे में बढ़ा था, फिर थर्ड में फिर कम हो गया था, -96 डिग्री पहुंच गया था, और थर्मोस्फेयर में आते ही फिर से हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि -96 डिग्री सेल्सियस से उठकर 1200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है इसकी सबसे अपर वाली लेयर में। जो थर्मोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें टेम्परेचर हमारा 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, आपको ये एक टेबल दे रखी है जिसके उससे आपको समझा रखा है कहां पर इन सभी के बारे में। ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड कितना होता है? 0 से 11 किलोमीटर होता है, टेम्परेचर 15 से -56 होता है, और क्या क्या चीजें पाई जाती है यहाँ पर ये नाम दिया आपको। स्ट्रेटोस्फेयर में 11 से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट होती है, उसके बीच का जो हिस्सा है 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का, इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। टेम्परेचर -56 से -2 डिग्री तक रहता है। फिर आता है हमारा मेसोस्फेयर, जिसमें हाइट कितनी होती है हमारी? जो 50 किलोमीटर से ऊपर का और 85 किलोमीटर से नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मेसोस्फेयर, और इसमें टेम्परेचर -2 से -96 डिग्री तक हो जाता है। फिर थर्मोस्फेयर आता है हमारा, जिसमें हाइट कितनी होती है? 85 किलोमीटर से ऊपर और 500 किलोमीटर से नीचे, इस हिस्से को हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। इसमें हमारा टेम्परेचर होता है -96 डिग्री से 1200 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको देखिए दिखा रखा है। सबसे नीचे का हिस्सा ये ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, और सबसे ऊपर का ये थर्मोस्फेयर। देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बायोस्फेयर। क्या होता है? तो दिस इज द सेल्फ रेगुलेटिंग ओवरलैपिंग रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इन द एनवायरमेंट वेयर लाइफ सस्टेनेबली एग्जिस्ट, न्यूरिश्ड एंड फ्लोरिश्ड बाय द हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द नेचर। ये वो हिस्सा है पूरे एनवायरनमेंट का जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, किनकी वजह से? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है उनका हेल्दी इंटरेक्शन होता है जब एक दूसरे के साथ, तो हमारा बायोस्फीयर क्रिएट होता है। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, रॉक, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। हम आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, ये वाला कंसेप्ट भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंटल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये वाला कंसेप्ट भी हमें सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम इसे रीड नहीं करेंगे। अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए रीड करना है तो आप इसे रीड कर सकते हैं।
फिर हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें सिलेबस में दे रखा था वो दे रखा था मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, मतलब जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्या कहता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट और डिसिप्लिन, मतलब जब हम एक से ज्यादा चीजों को, सब्जेक्ट्स को या डिसिप्लिन को इंटरेक्ट करें, मतलब उन्हें समझे, तो उसे हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। अब इन्वायरमेंटल स्टडी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंटल स्टडी है वो किस किस के साथ डील करता है, जितने भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जो जो चीजें होती हैं वो सभी के साथ एनवायरमेंट डील करता है, तो इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। Also, environment and environmental issue are complex in nature. Therefore, expertise from their different subject or disciplines is required to understand different aspects of the environment. और जो environment है उसके issues भी complex होते हैं nature में, तो हर चीज के अलग अलग expertise हैं जो इन्हें समझ पाते हैं। We may require expertise from different discipline to resolve various environmental issue, और अलग अलग environmental issue को solve करने के लिए हमें अलग अलग environmental expertise की जरूरत पड़ती है। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी में बी अंडरस्टूड बाय स्मॉल केस स्टडी। ये आपको केस स्टडी दी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये देख, चलिए मैं ही पढ़ाई देता हूँ इसे। सपोज अ डेवलपमेंटल activity, dam, mining, highway is proposed with a given region. Before starting such project, an environmental impact assessment is conducted to assess and migrate the possible degradation to the environmental and pollution living within it. To effectively conduct the EA expertise for the following discipline will be required. अब देखिए क्या बोला है, अगर हमें एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है, मतलब या तो हमें डैम बनाना है, माइनिंग बनानी है या हाईवे वगैरह बनाने हैं एनवायरमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हम समझेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान वगैरह हो सकते हैं, क्या कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है। तो उसके लिए हमें किन किन एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ सकती है। लाइफ साइंस, जो जूलॉजी और बोटेनी के बारे में जानते हो उनकी जरूरत पड़ेगी हमें। अर्थ साइंस, जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी और जियो केमिस्ट्री के बारे में जानते हो उनकी जरूरत पड़ेगी। केमिकल साइंस वालों की जरूरत पड़ेगी। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिस्टिक, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इन सभी चीजों की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, देखिए लाइफ और साइंस की जरूरत हमें किस लिए होती है, टू असेस द बायोडाइवर्सिटी, रिचनेस एंड एंडेमिनिज्म ऑफ गिवन रीजन एंड पॉसिबल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन बाय एंथोट्रोपिक एक्टिविटी। हम जो ये काम करने वाले हैं इसका उस जो एरिया है उसकी बायोडाइवर्सिटी पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए हमें जूलॉजी और बोटेनी के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस विल स्टडी अबाउट डिटेल ऑफ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल टेरेन, सॉइल रॉक प्रोफाइल, टेक्टोनिक एंड सिस्मिक एक्टिविटी इन दिस रीजन। जो जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जियो केमिस्ट्री के एक्सपर्टीज है उनकी जरूरत किस लिए पड़ने वाली है, वहाँ का जियोलॉजिकल और ज्योग्राफिकल एरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ पर किस टाइप की सॉइल, रॉक, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, उसके लिए हमें जियोलॉजी, ज्योग्राफी और जियो केमिस्ट्री की जरूरत पड़ने वाली है। फिर केमिकल साइंस है, इसकी जरूरत हमें किस लिए पढ़ने वाली है, तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ द एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में क्या क्या केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको जानने के लिए हमें केमिकल साइंस के एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की जरूरत, तो टू एसेस द हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्रेडिशन और प्रैक्टिस इन अ रीजन। जिस जगह पर हम ये बना रहे हैं वहां पर कोई अगर मॉन्यूमेंट है, कोई ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, कोई ट्रेडिशन है, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें इन सभी की जरूरत पड़ेगी। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक की, टू असेस द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड पॉसिबल चेंजेस द सेम विद एन ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वहां पर पॉपुलेशन ऑफ क्या है, कैसा किस टाइप का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और ये जो हम प्रोजेक्ट वहां स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर, उससे इन सभी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए हमें सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। लॉ एंड लीगल एस्पेक्ट, तो एक्सपर्टीज फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई डिफरेंट लीगल एस्पेक्ट्स। अब हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है वी नीड डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मॉडल टू स्टैटिस्टिकली वैलिडेट द ऑब्टेन डाटा फ्रॉम द स्टडी। अब हमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है उस जगह पर हमें अपना प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना कंटेंट। अब आगे देखिए, आगे दिया है हमारा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी।
जो इन्वायरमेंटल स्टडी है इसका क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस वाली वीडियो को लाइक करें। अगर आपके लिए ये यूजफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।